Good morning, students. Dear students, you know in last lecture we have discussing about the solid states. तो लास्ट सॉलिड स्टेट के इस लेक्चर के अंदर जो हमने कल के लेक्चर के अंदर पढ़ा दैट इज़ द व्हाट आर द सॉलिड्स। नेक्स्ट हमने सॉलिड स्टेट्स को क्लासिफाइड किया और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सॉलिड्स को टू टाइप से क्लासिफाइड किया। वन इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज़ द अमोर्फोस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर डेफिनेशन हमने बनाई दैट इज़ अगर किसी सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर ऑर्डर, देन दैट सॉलिड इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, और इसके साथ साथ आपने बताया कि इफ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ इरेगुलर ऑर्डर देन सॉलिड कॉल्ड द अमोर्फोस सॉलिड्स। ओके, तो बच्चे कि अगर पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जा रहा है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलोगे, और अगर पार्टिकल्स का ऑर्डर जो पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका ऑर्डर एक रेगुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा देन सॉलिड इज कॉल्ड द अमोर्फोस सॉलिड्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फोस को और किस टाइप से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्टली पॉइंट है शेप। जैसा कि आपने बोला कि if particles are arranged in regular order then there will be formation of a definite shape। कि अगर पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात रहेगी कि उस सॉलिड की जो शेप होने वाली है वो डेफिनेट बनने वाली है। इसके साथ साथ अगर पार्टिकल्स इरेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया है तो अमोर्फो जो सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं रहती। ओके, सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट्स का। तो बच्चे ध्यान देना है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ द शार्प। अब मीनिंग रहेगा कि शार्प का क्या मतलब रहता है, तो ध्यान रखना है। शार्प मीन्स अगर आप मान लीजिए कोई सॉलिड आपके पास ए है, इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हम मान के चलते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चे ध्यान देना है कि जब तक आपका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस को अप्रोच नहीं करता तब तक इस सॉलिड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। मीन्स एट 90 डिग्री सेल्सियस मीन्स कंप्लीट जब आपका 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन होगा तभी जाके सॉलिड आपका एकदम से मेल्ट कर जाएगा। बट जो हमारे क्रिस्टलाइन अमोर्फो सॉलिड होते हैं कि अगर मान के चलिए कोई क्रिस्टलाइन अमोर्फो सॉलिड है ए है, उस अमोर्फो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी हम मान के चलते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देखोगे जैसे ही हम इस टेम्परेचर के नियर अबाउट अप्रोच करते हैं, मान के चलिए आपने 85 को अप्रोच किया, तो आप देखोगे इस ए सब्सटेंस का, इस अमोर्फो सब्सटेंस का जो शेप है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। मीन्स आपको ये बात क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि दिस सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म्स। मीन्स ये सब्सटेंस धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आप देख रहे हो कि एकदम से ही सब्सटेंस अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपके माइंड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट पैटर्न होता है। तो इसी कारण जब भी हम किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को किसी शार्प टूल्स के थ्रू या फिर आप एक सिंपल नाइफ भी ले सकते हो, उस नाइफ के थ्रू इस सॉलिड को कट किया जाता है तो हमारे को एक दो क्लियर कट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस सॉलिड को हम कट करते हैं तो आप देखोगे कि दो बिल्कुल एक क्लियर कट के दो पीस आपको मिलने वाले हैं। बट ये चीज़ आपको अमोर्फो सॉलिड के अंदर नहीं मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे बेटा डेफिनेट रहेगा और यहाँ पे इनडेफिनेट रहेगा। क्लियर? अब एनाइसोट्रोपिक को अभी मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो एक बार हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो जैसा कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स को हम रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रहे हैं। तो मुझे ध्यान देना है कि जो रेगुलर ऑर्डर का जो अरेंजमेंट है वो एक बहुत ही लॉन्ग रेंज तक अप्रोच करता है। तो इस कारण हम बोल देते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट एक लंबे ऑर्डर को फॉलो करने वाला है। बट जो हमारा अमोर्फो सॉलिड होते हैं उन अमोर्फो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का इरेगुलर मैनर दिखता चलता है हमारे को। ओके, तो पार्टिकल्स एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो नहीं करते जो इनका अरेंजमेंट होता है। क्लियर? इसके बाद आप कह सकते हो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हम इनको ट्रू सॉलिड का नाम भी देते हैं।
अब बात रहेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रू सॉलिड। तो मुझे ध्यान देना है, ट्रू सॉलिड मीन्स अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर हो रहा है, पार्टिकल्स के जो आपके सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं एक फिक्स ऑर्डर के अंदर अरेंज किए गए हैं, तब हम उस सॉलिड को ट्रू सॉलिड का नाम दे सकते हैं। ओके, इसके बाद हम ऐसा ही बात करते हैं कि जो अमोर्फो सॉलिड को हम सूडो सॉलिड का नाम भी दे देते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम भी दे सकते हैं। तो बच्चे ध्यान देना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो बच्चे ध्यान देना है कि जो हमारे अमोर्फो सॉलिड होते हैं, जब इनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या फिर किसी एक्सटर्नल कंडीशन का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो देखा जाता है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अमोर्फो सॉलिड के ऊपर जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण इनके पार्टिकल धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देते हैं, और यही मूव करने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड द सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आप सिंपली इसको नोट कर सकते हो, द सॉलिड विच हैविंग द टेंडेंसी टू मूव इज कॉल्ड द अमोर्फो सॉलिड। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द एन आइसोट्रोपिक एंड अमोर्फो सॉलिड हैविंग द आइसोट्रोपिक नेचर। तो आप इस फिगर के थ्रू क्लियर करोगे इसको। तो देखोगे बेटा यहाँ पे आप कि आपके सामने ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने रिप्रेजेंट किया। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जब आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, कंडक्टिविटी हो सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता है और इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, जब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने इस डायरेक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच रखी है कि इस डायरेक्शन के अंदर जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको मैग्नीट्यूड को नोट करोगे इस पॉइंट के ऊपर। ओके, कि यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट के ऊपर आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करने वाले हो। अब आप सेकंड पॉइंट क्या करने वाले हो, यहाँ पे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस डायरेक्शन के अंदर सेंड किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट मिलने वाली है, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। तो आपने देखा कि इन दोनों डायरेक्शंस के अंदर जैसे ही हमने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट मिल रही है। तो इसी कारण हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एन आइसोट्रोपिक सॉलिड का नाम भी दे देते हैं। बट जैसा ही अगर इसी पॉइंट्स को हम अमोर्फो सॉलिड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे पार्टिकल्स का ऑर्डर जो होता है इरेगुलर मैनर के अंदर होने के कारण डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट मिलेगी, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर सेम मिलेगी। तो इस कारण हम अमोर्फो सॉलिड को हम आइसोट्रोपिक सॉलिड का नाम भी दे देते हैं। ओके, तो बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फो सॉलिड को क्लियर किया। तो अब जो आपके लिए होमवर्क है वो है कि अब आप सॉलिड्स को नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन देने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग आप सॉलिड को क्लासिफाइड करने वाले हो। ओके, तो इसके अंदर आयनिक सॉलिड को पढ़ोगे, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड को पढ़ोगे, मेटालिक सॉलिड को पढ़ोगे और मोलिकुलर सॉलिड को पढ़ोगे। ओके जी, आयनिक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आयंस होते हैं, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, और यहाँ पे एज लाइक अ मेटल आपका सॉलिड बनेगा, और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इस पॉइंट्स को, इस टॉपिक को बेटा आपने खुद रीड आउट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करोगे। ओके, थैंक यू।